गुड इवनिंग एवरीवन। हम सोइल मैकेनिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो सोइल मैकेनिक्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में ओरिजिन ऑफ सोइल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड सोइल वाटर रिलेशनशिप। इन्हीं को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if degree of saturation of soil is 67.89%, then percentage of air content of soil is A है 10.5, B है 20.25, C है 32.11, D है 40.43। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, S प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। देखिए एयर कंटेंट है, इसको AC से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला आता है इट इज़ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, इसके अलावा एक था परसेंटेज एयर वॉइड्स, इनमें कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। तो इसके लिए होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, यहाँ से इसको Na से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से Na इजिकल टू क्या था, N डॉट AC। N क्या है यहाँ पे, पोरोसिटी, AC क्या है, एयर कंटेंट। ठीक है, तो एक तो रिलेशन ये आ रहा था अपने पास में और एक ये था S प्लस AC इजिकल टू 1। ठीक है, और अगर परसेंटेज में हो तो ये वैल्यू 100। अभी क्वेश्चन में हमें गिवन है डिग्री ऑफ सेचुरेशन है 67.89 प्लस AC अपने को कैलकुलेट करना है 100। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32.11 परसेंटेज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉइस्चर कंटेंट इन ए सॉइल सैंपल इज 18.2% and specific gravity is 2.65, then the value of void ratio for fully saturated soil is A है 0.157, B है 0.291, C है 0.482, D है 0.634। तो जैसा कि हम जानते हैं S इजिकल टू WG होता है। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें गिवन है कि फुली सेचुरेटेड सोइल है और फुली सेचुरेटेड के लिए S की वैल्यू जाती है वो 1 आती है। W गिवन है, G गिवन है, तो G की वैल्यू है वो है 2.65 एंड जो W की वैल्यू है वो है 18.2% यानी 182। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 इंटू E इज इक्वल टू 0.182 इंटू 2.65। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी और जो E की वैल्यू आएगी वो है 0.482। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल इज 1.65 ग्राम per cubic centimeter and 20.5% respectively. What is the percentage of air content if specific gravity is 2.65? A है 10.4, B है 15.2, C है 26.8, D है 35.7। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या क्या है। तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गिवन है, यानी रो डी हमें गिवन है। इसके अलावा वाटर कंटेंट W हमें गिवन है और इसके अलावा हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी G है। और हमें जो कैलकुलेट करना है वो है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, यानी एयर कंटेंट का मतलब AC हमें कैलकुलेट करना है। रो डी की वैल्यू है वो है 1.65 ग्राम पर CC। जो वाटर कंटेंट क्वेश्चन में गिवन है वो है 20.5%।
20.5%, यानी W इजिकल टू क्या आ गया यहाँ से 0.205, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है वह है 2.65। ठीक है, तो AC हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, एक हम रिलेशन जानते हैं S प्लस AC इजिकल टू 1 होता है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाए, यानी S की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले, तो उससे क्या आ जाएगी, AC आ जाएगा। इसके लिए देखिए जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, SC इजिकल टू, यहाँ रो डी गिवन है, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गामा इजिकल टू क्या बताया था, G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर ड्राई के लिए पूछेगा तो क्या आ जाएगा, G अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, क्योंकि ड्राई में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर फुली सेचुरेटेड के लिए पूछेगा तो G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, और अगर सबमर्ज के लिए पूछा जाए तो उसके लिए होगा G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। ठीक है, ये यूनिट वेट है। यहाँ पे आपको ड्राई डेंसिटी यानी रो डी दिया हुआ है, तो इसको हम गामा डी में चेंज कर सकते हैं। गामा डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9.81 इंटू रो डी, 9.81 इंटू 1.65। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है S की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। जो हमारे पास रिलेशन आता है S इज इक्वल टू WG, तो इसके लिए हमारे पास देखिए क्या है, W है, G है, बट E नहीं है। और E को हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले से, यानी गामा D। ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, G अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W। गामा D की वैल्यू है यहाँ पर 9.81 इंटू 1. इसको आप डायरेक्ट रो डी से भी कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा रो डी इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस E रो W। और वाटर के लिए जो रो की वैल्यू होती है यानी डेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 ग्राम पर cc। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, रो डी है अपने पास 1.65 इंटू 1 प्लस E इज इक्वल टू G की वैल्यू है 2.65। तो यहाँ से 1 प्लस E इज इक्वल टू आ जाएगा 2.65 अपॉन 1.65, या E की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.606। E की वैल्यू हम S इज इक्वल टू WG वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। S इज इंटू 0.606 इज इक्वल टू W की वैल्यू है 0.205 एंड G की वैल्यू है 2.65। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी 0.896। या आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारे पास में S की वैल्यू आ गई तो हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। S प्लस AC इज इक्वल टू 1, तो AC इज इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस 0.896। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 0.104। और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.4%, यानी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10.4%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड। ए है 5% टू 15%, बी है 15% टू 30%, सी है 30% टू 40%, डी है 40 टू 50%। तो ये आपको ध्यान रखनी है इसके लिए कि अगर कॉम्पैक्टेड सैंड हो तो इस केस में जो पोरोसिटी आती है
वो होती है 30 to 40%। और पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो अगर कॉम्पैक्टेड सैंड है तो यानी उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम होंगे, तो उसकी वैल्यू आती है 30 to 40%। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन ए है 0.425 to 0.75 mm, बी है 2 to 0.425 mm, सी है 4.75 to 2 mm, डी है 20 to 4.75 mm। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सॉइल के पार्टिकल्स के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था, जिसमें क्ले था सबसे, जो जिसकी साइज़ सबसे कम थी पार्टिकल की साइज़, उनमें क्ले था, उसके बाद में सिल्ट, उसके बाद में सैंड, उसके बाद में ग्रेवल, उसके बाद में कोबल्स एंड सबसे लास्ट में जो था जिसकी साइज़ क्या थी 300 mm से एक्सीड कर रही थी, वो क्या था? बोल्डर्स थे। ठीक है, सैंड को भी फर्दर क्लासिफाइड किया है, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड एंड फाइन सैंड। और अगर इनके पार्टिकल्स की साइज की बात की जाए तो जो फाइन सैंड है, इसकी पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो है 4.25 mm to 0.075 mm। जैसे कि अगर हम सैंड की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ वेरी करती है? 0.075 mm to 4.75 mm। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। फाइन सैंड के लिए इसकी वैल्यू होती है 4.25 mm to 0. यानी फाइन सैंड के लिए जो मिनिमम साइज़ है वो 0.075 mm होती है और मैक्सिमम साइज़ होती है 4.25 mm। सॉरी, ये होता है 0.425 mm। इसके बाद अगर मीडियम सैंड की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है 0.425 mm एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 2 mm। अगर कोर्स सैंड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 4.75 mm एंड मिनिमम वैल्यू होगी इसकी 2 mm। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सैंड को भी फर्दर क्लासिफाइड किया है तो फाइन सैंड के लिए वैल्यू होती है, मिनिमम होती है 0.075 एंड मैक्सिमम होती है 0.425 mm। अगर मीडियम सैंड की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 0.425 mm टू 2 mm। और अगर कोर्स ग्रेन सैंड की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 2 mm टू 4.75 mm। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में मीडियम ग्रेन सैंड के लिए पूछा गया है, तो मीडियम के लिए वैल्यू क्या आ रही है? 2 mm टू 0.425 mm। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम साइज़ है और 0.425 mm क्या है? यहाँ पे मिनिमम साइज़ है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। Next question is the commonly used method for quick determination of water content in field is A है oven drying method, B है sand bath method, C है alcohol method, D है calcium carbide method। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल है उसमें वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड्स for determining water content in soil। तो इसमें पहला आता है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड है वो सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, बट ये ध्यान रखना ये ऑलवेज लैब में ही परफॉर्म करवाया जाता है। ठीक है, और इसका टाइम ऑफ पीरियड जो माना जाता है वो है 24 आवर्स।
ये एक क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेथड है, जिसमें हम क्या है टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 105 डिग्री टू 1110 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है। बट अगर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है तो उस केस में, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो हम रखते हैं 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर जिप्सम प्रेजेंट है, अगर सॉइल में जिप्सम प्रेजेंट है तो उस केस में टेम्परेचर रखा जाता है 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं कि जो ओवन ड्राइंग मेथड है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये ओनली लैब में ही परफॉर्म करवाया जाता है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड मेथड है, सबसे एक्यूरेट मेथड है। इसका जो टाइम होता है वो 24 आवर्स है। टेम्परेचर की रेंज पूछी जाए तो 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उस केस में 60 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर रखते हैं तो उस केस में क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो जिप्सम अगर प्रेजेंट है सॉइल में तो उस केस में टेम्परेचर रखते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड इसमें मेथड आता है सैंड बाथ मेथड। सेकंड है सैंड बाथ मेथड। ये एक फील्ड मेथड है और ये क्या है, इनएक्यूरेट मेथड है। इसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना सैंड बाथ मेथड है, ये क्या है, ओनली फील्ड मेथड है। थर्ड इसमें आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है वो फील्ड में जनरली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है वो 5 to 7 मिनट्स लगती है। और ये भी क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, ठीक है। और जब H2O प्रेजेंट हो तो उससे रिएक्शन करके ये बनाता है C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है एसिटिलीन गैस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है इसमें कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करके और एसिटिलीन गैस फॉर्म करता है। ये मेथड है, ये हम फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी फील्ड एंड लैब दोनों जगह कैल्शियम कार्बाइड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सैंड बाथ है, ये ओनली फील्ड मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड है, वो ओनली लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेथड आता है वो आता है एल्कोहल मेथड। फोर्थ इसमें आता है एल्कोहल मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स को आपको ध्यान में रखना है कि वाटर कंटेंट, जो सोइल में वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होती है। जनरली ये मेथड हम यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया कि क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन फील्ड। तो क्विक डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। और ये कितना टाइम लेता है, इट टेक्स 5 to 7 मिनट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल्स सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल इज। ए है ओवन ड्राइंग मेथड, बी है सैंड बाथ मेथड, सी है एल्कोहल मेथड, डी है पिक्नोमीटर मेथड। तो हाँ, एक ये ध्यान रखना है, इसमें एक और होता है, वो होता है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड है, ये ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए परफॉर्म किया जाता है।
कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो है कि सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो नोन होनी चाहिए, यानी जो जी की वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए उस सॉइल की जिसके लिए हम वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी हम पिक्नोमीटर मेथड यूज़ करेंगे। और पिक्नोमीटर मेथड है वो जनरली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए सुटेबल होता है, ठीक है। और इससे जो वाटर कंटेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। तो फॉर्मूला है इसका W इजिकल टू W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 1 माइनस 1 अपॉन G, और इन सब में भी क्या है 1 माइनस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये सारी टर्म एक साथ है, फिर क्या होता है इसमें -1 होता है। तो इस तरीके से हम पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट कैलकुलेट करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड को हम एक जगह और भी यूज़ करते हैं, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। यानी जो पिक्नोमीटर मेथड है इसको हम सॉइल का वाटर कंटेंट के लिए भी यूज़ करते हैं और सॉइल के स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है GS इजिकल टू W2 माइनस W1 अपॉन W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो ये ध्यान रखना है कि जो पिक्नोमीटर मेथड है उससे हम सॉइल का वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ हमने दोनों के लिए फॉर्मूला बता दिया, वाटर कंटेंट के लिए भी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, पिक्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव साइज ऑफ ए सॉइल इज ए है D10, B है D20, C है D30, D है D50। तो सॉइल की जो इफेक्टिव साइज होती है, एक होती है एवरेज साइज और एक होती है इफेक्टिव साइज। एवरेज साइज ऑफ सॉइल, सेकंड होता है इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। तो एवरेज साइज होती है वो होती है D10, सॉरी एवरेज साइज होती है वो D50 एंड जो इफेक्टिव साइज होती है वो होती है D10, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि इफेक्टिव साइज D10 होती है, एवरेज साइज D50 होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओवन ड्राइंग मेथड द टेम्परेचर रेंज ऑफ सॉइल मस्ट बी अप टू, ए है 40 डिग्री सेल्सियस, बी है 60 डिग्री सेल्सियस, सी है 80 डिग्री सेल्सियस, डी है 110 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमने देखा था कि अगर रेंज पूछे तो रेंज वेरी करती है 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम क्या है 110 डिग्री सेल्सियस। जब अपने को कुछ भी डिफाइन नहीं हो, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि जो सॉइल है उसमें जिप्सम प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा 80 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी है तो उस केस में जो टेम्परेचर रखते हैं मैक्सिमम लिमिट वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। Next question is, which method is not used for determining unit weight of soil? A है core cutter method, B है sand replacement method, C है water displacement method, D है none of these। तो जो इन सेतु यूनिट वेट हम डिटरमाइन करते हैं सॉइल के लिए ऑफ सॉइल, इसके जो मेथड्स होते हैं वो है
कोर कटर मेथड, सेकंड इसमें आता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, थर्ड इसमें होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नाम ज़रूर ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल किससे डिटरमाइन करेंगे, उसमें वाटर कंटेंट वाले मेथड का भी नाम दे दिया, जैसे पिक्नोमीटर मेथड आ गया, कोर कटर मेथड आ गया, ओवन ड्राइंग आ गया। उसमें पूछेगा कि कौन सा मेथड हम यूनिट वेट के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि कौन कौन से मेथड यूनिट वेट के लिए है, कौन से मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं, और कौन से मेथड हम जो सॉइल है उसके वाटर कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि यूनिट वेट मेथड में जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये ध्यान रखना है कि फील्ड में जहाँ भी यूनिट वेट अपने को मेज़र करना हो सॉइल का, तो उस केस में हम जनरली यूज़ करते हैं वो मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा मेथड है जिसको हम यूनिट वेट के लिए यूज़ नहीं करते, तो इन तीनों मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sieve एनालिसिस ऑफ सॉइल सैंपल इज डन इफ द पार्टिकल डू नॉट पासेस थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ ए है 0.075 mm, बी है 0.150 mm, सी है 4.75 mm, डी है 0.002 mm। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। एक होता है sieve एनालिसिस एंड सेकंड होता है सेडिमेंटेशन मेथड। sieve एनालिसिस जो यूज़ करते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड सैंड के लिए यूज़ करते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है या सेडिमेंटेशन मेथड है ये हम यूज़ करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। जैसा कि हम जानते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल में क्या आती है, सिल्ट एंड क्ले, और कोर्स ग्रेन्ड सैंड की बात करें तो सॉइल की बात करें तो सैंड एंड ग्रेवल। अब देखते हैं अगर इनके साइज़ की बात की जाए तो सिल्ट की मैक्सिमम साइज़ क्या होती है 0.075 mm, ठीक है। तो यानी कि जो 0.075 mm से कम साइज़ के पार्टिकल्स है उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, और जिन पार्टिकल्स की साइज़ सॉइल के पार्टिकल्स की साइज़ 0.075 mm से एक्सीड है, ज़्यादा है, तो उस केस में हम करते हैं sieve एनालिसिस, ठीक है। तो sieve एनालिसिस हम उन पार्टिकल्स के लिए करते हैं जो 0.075 mm की जो sieve है उससे पास नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। ए है ओवन ड्राइंग मेथड, बी है सैंड बाथ मेथड, सी है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, डी है पिक्नोमीटर मेथड। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे एक्यूरेट मेथड की बात की जाए वाटर कंटेंट के लिए तो वो होता है ओवन ड्राइंग मेथड। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। ए है ग्रेटर देन 0, बी है ग्रेटर देन 1, सी है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, डी है ग्रेटर देन इक्वल 0 बट लेस देन इक्वल 1। तो हमने देखा था कि जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको ID से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ID से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है E max माइनस E अपॉन E max माइनस
ई मिनिमम, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। और इसकी जो वैल्यू की बात की जाए तो अगर ई है वो ई मैक्स के इक्वल है तो उस केस में जो आई डी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और अगर ई है वो ई मिनिमम के इक्वल है तो इस केस में आई डी की वैल्यू 1 आएगी। और अगर ई की वैल्यू है इन दोनों के बीच कहीं वेरी कर रही है तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। तो यानी जो आई डी की वैल्यू है वो 0 को इक्वल भी होगी और 0 से ग्रेटर होगी, एंड 1 के इक्वल भी होगी और 1 से लेस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वाटर कंटेंट at which the soil just begins to crumble when rolled into threads 3 mm in diameter is known as A है liquid limit, B है plastic limit, C है shrinkage limit, D है dry limit। जब हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं यानी कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमें ये देखना है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, और ये किसके थ्रू गिवन है, मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल किसने बताई थी, तो ये अटरबर्ग नाम के कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लिमिट्स दिए हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग देखिए इस एक्सिस पे क्या है वाटर कंटेंट, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम। तो उन्होंने जो ग्राफ दिया वो कुछ इस तरीके से है। WS, WP, WL, ये थोड़ा सा ग्राफ ध्यान रख लेना ताकि सब चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, WS क्या है यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट, WP है प्लास्टिक लिमिट, WL है लिक्विड लिमिट। ठीक है, इससे पहले जो सॉइल होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। अगर जो सॉइल है वो क्या है श्रिंकेज लिमिट से ऊपर और प्लास्टिक लिमिट से कम है तो उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। अगर प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा और लिक्विड लिमिट से कम है तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक सॉइल। और अगर लिक्विड लिमिट से भी ज़्यादा है तो उस केस में जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोइंग सॉइल। ठीक है, या फिर लिक्विड, क्योंकि इस केस में क्या है कि जो सॉइल है वो वाटर के साथ फ्लो करने लग जाती है, यानी वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाती है। यहाँ पे सॉइल है वो सॉलिड स्टेट में होती है, यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, यहाँ पे प्लास्टिक स्टेट में होती है, और यहाँ क्या है लिक्विड स्टेट में आ जाती है सॉइल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये डायग्राम। तो देखिए अगर श्रिंकेज लिमिट से कम अगर वाटर कंटेंट है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस केस में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। कैसे, देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है वाटर कंटेंट 0 है, 0 का मतलब क्या है इनिशियली अपने पास में क्या है ड्राई सॉइल है। ठीक है, अब जब इसमें अपन वाटर ऐड करेंगे तो इसका वॉल्यूम तब तक चेंज नहीं होता जब तक इसमें ड्राई सॉइल है। तो ये 2 फेज है, सॉइल का 2 फेज है जिसमें क्या सॉलिड एंड एयर प्रेजेंट है। और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो एयर पोर्स है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे सॉरी, तो वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे। और जब ये कम्प्लीटली वाटर से रिप्लेस हो जाएंगे उसके बाद क्या होता है सॉइल मास का वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक जो एयर पोर्स है वो वाटर से कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होते तब तक सॉइल मास के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता।
और यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो यानी श्रिंकेज लिमिट से पहले जो वाटर कंटेंट है उस पे क्या है कि सोइल मास का वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। और उसके बाद में जैसे ही आगे हम यानी यहाँ पर क्या आ गई, फुली सैचुरेटेड कंडीशन में आ गई। इस केस में सोइल क्या है, फुली सैचुरेटेड है। फुली सैचुरेटेड का मतलब कि जो भी एयर पोर्स थे वो किससे रिप्लेस हो गए, वाटर से। यानी अभी भी क्या है, सोइल 2 फेज में है, बट 2 फेज सिस्टम में भी क्या है, सॉलिड एंड वाटर है। तो इसके बाद जब वाटर हम ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या है, प्लास्टिक सेमी सॉलिड स्टेज में आएगा, फिर प्लास्टिक स्टेट में आएगा, एंड उसके बाद भी अगर वाटर ऐड करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी लिमिट होती है जिसमें हम सोइल को थ्रेड में रोल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में थ्रेड का डायमीटर भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि थ्रेड का डायमीटर है वो 3 mm रखते हैं, और ये जो लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच ए रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सोइल मास इज नोन एज। ए है प्लास्टिक लिमिट, बी है लिक्विड लिमिट, सी है श्रिंकेज लिमिट, डी है कंसिस्टेंसी लिमिट। तो यहाँ से हम अभी डिस्कस किया था कि अगर श्रिंकेज लिमिट से कम हम वाटर कंटेंट रखते हैं तो सोइल मास के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं रहता पड़ता, वॉल्यूम है इसका कांस्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट श्रिंकेज लिमिट द सोइल इज in the stage of A है dry, B है partially saturated, C है bulk, D है fully saturated। तो श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो श्रिंकेज लिमिट पे एट श्रिंकेज लिमिट, अभी जो डायग्राम था उससे WS की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है कि जो सोइल है वो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होगी, फुली सैचुरेटेड कंडीशन, यानी जो S की वैल्यू है वो क्या होगी 100%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज। ए है प्लास्टिक लिमिट, बी है लिक्विड लिमिट, सी है श्रिंकेज लिमिट, डी है कंसिस्टेंसी लिमिट। तो इसमें पूछा गया है कि सोइल क्या है, फ्लो होने की कंडीशन में आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट, क्योंकि लिक्विड लिमिट के बाद ही क्या है, सोइल क्या थी, लिक्विड स्टेट में थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। आप ये सारी चीज़ें डायग्राम से क्लियर कर सकते हो जो अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया था उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल इन लिक्विड स्टेट इज। ए है 0, बी है वेरी स्मॉल, सी है स्मॉल, डी है रीजनेबल। तो देखिए जो सोइल है वो लिक्विड लिमिट पर क्या है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, यानी उस पर थोड़ा सा भी हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स वो रजिस्ट नहीं कर पाएगी। यानी इस केस में जो शेयर स्ट्रेस आता है, सोइल की जो शेयर स्ट्रेंथ आती है वो क्या होती है, इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और अगर प्लास्टिक लिमिट की बात करें तो प्लास्टिक लिमिट में भी क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ स्मॉल होती है, ज़्यादा हाई नहीं होती। बट लिक्विड लिमिट में तो बहुत ही कम शेयर स्ट्रेंथ आती है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द
द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल इन इट्स ड्राई स्टेट इज इक्वल टू ए है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, बी है मास डेंसिटी, सी है वाटर कंटेंट, डी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो श्रिंकेज रेशियो गिवन होता है, श्रिंकेज रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए अगर हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें यानी जीएम की बात करें तो उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर सॉइल मास है वो ड्राई स्टेट में हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यानी कि कोई भी सॉइल है वो ड्राई स्टेट में है तो उस केस में जो श्रिंकेज रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ, इसमें तो क्या होता है टोटल सॉइल मास आता है और इसमें आता है ओनली सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये दोनों में डिफरेंस होता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिलेशनशिप भी पढ़ा था, जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, जीएस अपॉन 1 + E। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ए है नेगेटिव, बी है 0, सी है मोर देन 1, डी है 1। यहाँ पे देखिए लिमिट के बेसिस पे कुछ इंडेक्स आती है, एक होती है प्लास्टिक इंडेक्स, श्रिंकेज, कंसिस्टेंसी, लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसको IP से डिनोट किया जाता है और इसके लिए फॉर्मूला होता है WL माइनस WP, यानी लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसके अलावा श्रिंकेज इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, दो फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं आपको। उसके बाद में आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, IC से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला आता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट एट नेचुरल स्टेज अपॉन IP। ठीक है, यानी WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। एक होता है लिक्विडिटी इंडेक्स, डिफरेंस इसमें बस इतना ही होता है WL माइनस WP। देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दोनों में जो नीचे आ रहा है वो क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, इसमें भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कंसिस्टेंसी है तो हम लिक्विड लिमिट वाला लेंगे। देखिए WL है माइनस, यहाँ WP की जगह क्या कर रहे हैं, W कर रहे हैं। लिक्विडिटी लिमिट की बात कर रहे हैं तो क्या है, लिक्विड वाले को हटा देंगे, लिक्विड लिमिट वाले को हटा देंगे, वहाँ क्या है नेचुरल वाटर कंटेंट लेंगे माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये ध्यान रखना है सारे फॉर्मूलेज। अब इसमें पूछा गया है कि अगर प्लास्टिक लिमिट है, अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आ रहा था, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। ठीक है, पूछा गया है कि जो प्लास्टिक लिमिट है वो लिक्विड लिमिट से एक्सीड कर रही है। पहली बात तो ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, फिर भी अगर इसको मान ले कि WP है वो ग्रेटर देन है WL, तो जो प्लास्टिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इस केस में देखिए आपको ये नहीं देखना कि ये नेगेटिव होगी, क्योंकि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि किसी भी केस में ये WP है वो WL से एक्सीड नहीं कर सकती। यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर किसी केस में WL इज इक्वल टू क्या है WP हो
तो हम उसको क्या है 0 कंसिडर कर सकते हैं, पर नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है। तो IP इस केस में क्या आएगा 0। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे WL आ जाए, यहाँ पे P आ जाए, ठीक है, क्योंकि पहले तो क्या आएगी प्लास्टिक लिमिट ही आएगी, चाहे वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाए प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, बट पहले क्या आएगी प्लास्टिक लिमिट आएगी और उसके बाद ही क्या आती है लिक्विड लिमिट। तो ये 0 तक पॉसिबल है, बट नेगेटिव ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B 0। अगर हम प्लास्टिक इंडेक्स की बात करें कि ये किसकी वजह से आता है, तो जैसे नाम से ही डिफाइन है प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी किसकी वजह से आता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है उसमें कौन सा ऐसे पार्टिकल सॉइल पार्टिकल होता है जिसकी वजह से प्लास्टिसिटी आता है, तो वो होता है क्ले। यानी अगर किसी भी सॉइल में क्ले पार्टिकल्स है तब उस सॉइल में क्या होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें सैंड एंड ग्रेवल की, सैंड एंड ग्रेवल, तो इनमें क्या है, इनमें क्या प्लास्टिक लिमिट पॉसिबल है, तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने कि जो प्लास्टिसिटी है वो क्ले फाइन ग्रेन्ड सॉइल या क्ले पार्टिकल की वजह से आती है। तो सैंड और जो ग्रेवल है ये क्या है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आते हैं। तो इसमें जो है क्या आता है WL वो लगभग किसके इक्वल होता है WP के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक लिमिट आएगी वो क्या आती है 0। तो इसका मतलब क्या है 0 का मतलब क्या है, ये किस टाइप के मटेरियल है, नॉन प्लास्टिक सॉइल, इसको हम बोलते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल। इसमें एक रेंज आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे इसमें 2-3 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि अगर एक तो क्या है कि प्लास्टिक लिमिट है वो लिक्विड लिमिट से एक्सीड कर रही है, तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आती है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑलवेज 0 होगी, नेगेटिव नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो सैंड या ग्रेवल है, सैंड और ग्रेवल, तो उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आती है, तो उसमें भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आती है 0 आती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो ये किस टाइप का है, इसकी कंसिस्टेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस केस में जो कंसिस्टेंसी आ रही है वो क्या है नॉन प्लास्टिक। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि लो प्लास्टिक है तो वैल्यू क्या आएगी, या फिर मीडियम प्लास्टिक है तो वैल्यू क्या आएगी, या फिर हाई प्लास्टिक कंसिस्टेंसी है तो उस केस में लिमिट क्या आएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो IP की वैल्यू आती है, नॉन प्लास्टिक है तो IP की वैल्यू 0 आ जाएगी, लो प्लास्टिक है तो इसकी वैल्यू 7 आती है, मीडियम प्लास्टिक सॉइल है तो उस केस में इसकी वैल्यू 7 से ग्रेटर एंड 17 से लेस आती है, और अगर हाई प्लास्टिक सॉइल है तो उस केस में ग्रेटर देन 17 आता है। तो ये सारे डेटा आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। और अगर किसी केस में फाइन क्ले की पूछी जाए तो फाइन क्ले क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली प्लास्टिक सॉइल होता है, तो उस केस में जनरली IP की जो वैल्यू आती है वो एक्सीड करती है 50 से, ठीक है ना, यानी 50 से भी मोर देन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो इन बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज नोन एज, ए है श्रिंकेज रेशियो, बी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, सी है लिक्विडिटी इंडेक्स, डी है टफनेस इंडेक्स। रेशियो हमें गिवन है कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय IP प्लास्टिक लिमिट है, सॉरी प्लास्टिक इंडेक्स है, तो इस रेशियो का हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का दूसरा नाम होता है रिलेटिव कंसिस्टेंसी, रिलेटिव कंसिस्टेंसी।
अगर एल आ रहा है तो यानी लिक्विडिटी लिमिट नहीं है, और अगर इस तरीके से हो, एल नहीं हो, तो उस केस में क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स होती है। दोनों में जो रेशियो होता है, यानी नीचे क्या आता है इसमें, आईपी यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स इज नोन एज, ए है श्रिंकेज रेशियो, बी है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, सी है लिक्विडिटी इंडेक्स, डी है टफनेस इंडेक्स। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स रेशियो आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं टफनेस इंडेक्स, जिसको आईटी से डिनोट करते हैं। और टफनेस इंडेक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है shear strength of soil, shear strength of soil at plastic limit, प्लास्टिक लिमिट, क्योंकि जो लिक्विड लिमिट है उस पे सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम आती है, जिसको हम क्या है नेगलेक्ट करते हैं। बट प्लास्टिक लिमिट पे कुछ शेयर स्ट्रेंथ आती है सॉइल की, तो उसको ही हम डिटरमाइन करने के लिए टफनेस इंडेक्स को यूज़ करते हैं। और ये रेशियो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए कि जनरली सॉइल में जो टफनेस इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड 3 से कम होती है। अगर ओनली क्ले की बात की जाए तो क्ले के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 to 3, और अगर आईटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो इजीली फ्राइएबल है। ठीक है, तो ये सारे डेटा, ये सारी वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब इसी एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आज हमने कुछ जो सॉइल मैकेनिक्स में इम्पॉर्टेंट रेशियो हम यूज़ करते हैं, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल है उसका वाटर कंटेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ किए जाते हैं, कौन सा मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, यूनिट वेट के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि जो कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो आ रही थी उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं से रिलेटेड और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।